न्यूज 24 नेटवर्क या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि जाणून घ्या मुंबई, नवी मुंबई, ठाण्यामधील ताज्या घडामोडी फक्त न्यूज 24 नेटवर्कवर. शोध पार्टीच्या दक्षिण मध्य मुंबई पत्रकार, लोकल चॅनल, साप्ताहिक, दैनिक, यूट्यूबर, सोशल मीडिया उपस्थित असलेले माझे सर्व पत्रकार बंधू भगिनींनो, व्यासपीठावर उपस्थित या मीडिया सेलची जिम्मेदारी ज्यांनी घेतली ते पाठकजी, आमची भगिनी श्वेताताई, सन्माननीय सरचिटणीस श्रीनिवास शुक्लाजी, नीरज बालेजी, जिल्हाध्यक्ष सन्माननीय राजेश शिरोडकरजी, उपस्थित या सभागृहात असलेले भारतीय जनता पार्टीचे जिल्ह्याचे प्रमुख पदाधिकारी आणि आपण सर्व. खरं तर या विषयावरती बोलायसाठी खूप काही आणि हा काही जाहीर मेळावा नहीं, ये कोई जाहिर सभा हम ले नहीं रहे. हम विश्वास के लोगों को, जो समाज का एक आईना है, समाज को आईना दिखाने का काम करता है, उन समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति जो सच्चाई की तरफ लड़ते हैं, उन लोगों के साथ संवाद करने आया है. और इस संवाद का ये कारण भी है कि हमेशा सभी की एक तकरार होती थी कि हमेशा हम पत्रकारिता के माध्यम से लोगों के बीच में आने की कोशिश करते हैं. हम लोगों के छोटे-छोटे लोगों के छोटे-छोटे गलियों के विषय को लेके समाज के माध्यम से हमारे चैनल, यूट्यूब हो, सोशल मीडिया हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, या खुद का एक छोटी पत्रिका हो, या दैनिक हो, या साप्ताहिक हो, या डेली हो, उनके माध्यम से हम लोगों की समस्या को रखने का काम करते हैं. और मुझे लगता है कि एक समाज में आपका ये जो काम है, वो सच में मैं दिलो दिल से आप सभी को बहुत बहुत मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ. भारतीय जनता पार्टी आप लोगों के इस विषय को आज ये क्यों आगे बढ़ा रही है, उसका कारण भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं ने ये सोच लिया है कि सब नेशनल चैनल, नेशनल न्यूज़पेपर या स्टेट चैनल या स्टेट न्यूज़पेपर को साथ में लेकर ये लड़ाई हम लड़ नहीं पाएंगे. अगर हमें इस लड़ाई को जीतना होगा तो जो आज इस देश की ही नहीं, पूरी दुनिया की जो ताकत बनी है, वो ताकत है मीडिया, सोशल मीडिया, यूट्यूब और छोटी-छोटी पत्रकारिता. और उसके कारण ये मैं मेरा अनुभव आपको बताना चाहता हूँ. मैं जब विद्यार्थी दशा में मैं काम करता था, और विद्यार्थी दशा में मैं काम करता था, मुंबई विद्यापीठों के चुनाव हो, मुंबई विद्यापीठ का संघर्ष हो, उस समय में मैं एक साप्ताहिक चलाता था. आप लोगों को सभी को सुनकर बहुत ताज्जुब होगा. आज भी वो साप्ताहिक का रजिस्ट्रेशन मेरे पास है और साप्ताहिक का नाम भी बड़ा अच्छा है. साप्ताहिक का नाम है व्यासपीठ, यानी प्लेटफॉर्म. वो व्यासपीठ नाम का साप्ताहिक मेरे ससुर विधायक थे और वो चलाते थे, और बड़ी ताकत से उस समय चलाते थे जब 70 का दशक होता था. 70 के दशक से 90 के दशक तक उन्होंने चलाया, और उसके बाद उनके देहांत के बाद वो साप्ताहिक बंद पड़ गया. और मुझे मालूम पड़ा कि इस तरीके का एक रजिस्ट्रेशन हमारे घर में है. आपने जो कहा न्यूज रजिस्ट्रेशन ऑफ मीडिया, उसका रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मुंबई हाईकोर्ट से करनी पड़ती है. मैंने वो पूरी प्रोसेस की. उनका साप्ताहिक का संपादक मैं बना, और वो साप्ताहिक लगभग मैंने 2 साल चलाया. ये मैं आपको बात कर रहा हूँ 94-95 के समय की, 92, 93, 94, 95 के समय. 3 से 4 साल तक वो साप्ताहिक मैंने चलाया. जो समस्या आज आप लोग फेस कर रहे हो, वो समस्या मैंने 92, 93, 94, 95 में मैं समस्या लेके जाता था. लेकिन तब साप्ताहिक हो, या न्यूज चैनल हो, या यूट्यूबर हो, या एक सोशल एक्टिविस्ट हो, उनका इतना दबदबा समाज में नहीं होता था. लोग समझते थे कि हम साप्ताहिक चला रहे हैं तो हम हमारी दुकानदारी चलाने के लिए करते. लेकिन तब भी समाज में वही विषय थे, समाज की वही भावना थी, समाज के एक छोटे घटक का वही विषय तब भी था, वही विषय आज भी समाज का, समाज की भावना का, लोगों का विषय आज भी लोगों के बीच में. कई लोगों ने
आप मेरे मित्रों ने कई प्रश्न पूछे, वो प्रश्नों के ऊपर भी मैं आने वाला हूं। तो वो समस्या मैं जानता हूं। मैं किसी के पास जाता था कि 1000 रुपए की मुझे जायरात दे दो, तो लोग बोलते थे आया सलाह में कुछ मांग ले, क्योंकि तब 5000 रुपए में मैं 25,000 प्रिंट छपता था। साप्ताहिक के 8 पन्ने होते थे, टैबुलर मिड डे के जैसा वो साप्ताहिक चलता था, वडाला प्रिंटिंग प्रेस में उसे मैं प्रिंट करता था। अभी तो डिजिटल कंप्यूटराइजेशन का जमाना आया, तब वो नंबरों को पाठक जी लगाना पड़ता था। एक न्यूज बनती थी तो उसको वो लगाना पड़ता था, वो टक 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 करके वो लगा देते और उसका एक न्यूज पेज बनता। फिर वो न्यूज पेज बनने के बाद उसमें गलती होती थी तो वो गलती को फिर सुधारना पड़ता था। और तब 5000 रुपये मुझे एक 10,000 5,000 पेपर के लिए लगते थे, क्योंकि जितने ज्यादा छापो उतने पैसे कम लगते थे, जितने कम छापो उतने पैसे ज्यादा लगते थे। तो हम छपा ही लेते थे सारे, और विषय बड़े अच्छे लगते थे। आज भी मैं कई वृत्तपत्र में ब्लॉग्स लिखता हूँ। आजकल वक्त नहीं मिलता, लेकिन कई ब्लॉग मैंने स्वतंत्रवीर सावरकर के ऊपर, रिफाइनरी के ऊपर, रत्नागिरी रिफाइनरी के ऊपर, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर, शैक्षणिक समस्या पर, महंगाई पर, देश की प्रगति पर, माननीय मोदी जी के इस देश में आने के बाद आर्थिक सुधारणाओं पर, ऐसे कई ब्लॉग्स मेरे ब्लॉग्स के ऊपर पढ़े हैं। आप लोग पढ़ते हो कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन आपसे पढ़ना चालू करोगे ये मुझे विश्वास है। तो आपकी समस्या है, मेरी समस्या है। आपकी समस्या के साथ मैं जुड़ा हूं, क्योंकि उस समस्या से मैं गुजरा हूं। संजय जी ने भी कहा, हमारे पांडे जी ने कहा, हमारी संध्या बहन रोज मुझे कहती रहती है, पाठक जी तो मेरा जान खाते ही रहते हैं, हमारे अशोक चाचा तो हमेशा मिले तो कोई ना कोई मेरे पास तकरार करते ही रहते हैं। लेकिन इस सारे सुझावों के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, राज्यों में सरकार है, इस डबल इंजन सरकार में हमने सोच लिया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, हमारे देश को लेके आगे बढ़ना है, हमारे देश के साथ हमें हमारे विचारों को लोगों तक पहुंचाना है, तो नेशनल या स्टेट चैनल नहीं, तो आप लोगों का साथ हमारे लिए जरूरी है। मैं इस बारे में उदाहरण देना चाहूंगा। मैं भी किसी चैनल की वाहवाह करना नहीं चाहता, लेकिन एक चैनल बड़े कैसे होता है उसका एक उदाहरण है TV9। हमें याद है आज से 10-12 साल पहले का, एक दशक के पहले का समय था, 2000 की शुरुआत थी और TV9 चैनल शुरू हुआ था। और वो गली गली में रिपोर्टर रखते थे, वो रिपोर्टर काम करता था, न्यूज देता था, न्यूज के पीछे उसे पैसे मिलते थे। बराबर। तो मैं तब बहुत ताजुब रहता था कि ये कैसे चैनल चला पा रहा है, ये चैनल कैसे चल सकता है, कैसे गली गली की न्यूज़ों को लेके चलाता है। लेकिन आज एक TV9 चैनल सिर्फ स्टेट चैनल नहीं, तो एक नेशनल चैनल के रूप में लोगों के सामने आया है, और उन लोगों के बीच में आया है जिनका बहुत बड़ा एक समय था, उनके साथ टक्कर देकर आज TV9 चैनल भी चल रहा है। तो ये आप लोगों जैसे लोगों को लेके उन्होंने चलाया। संजय ने अभी कहा कि मैं दूरदर्शन के लिए भी काम करती हूँ, मैं PTI के लिए भी काम करती हूँ। मुझे ये बात आज से 6 महीने पहले मालूम हुई, ये मुझे मालूम नहीं था। ऐसे आप लोगों के जैसे लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए किसी तरीके का साथ देने की जरूरत है, जो भारतीय जनता पार्टी सोचती है। आज मोदी एट 9 के माध्यम से हम लोग आपके बीच में आना चाहते हैं। मैं कई दुनिया भर के देशों में मैं जाता हूँ, मुझे अभ्यास करने का मेरा स्वभाव है। मैं कहीं घूमने भी गया तो मैं वहाँ अभ्यास करता हूँ। अभी मैं इटली होके आया। कल ही मैं मेरे एक जूम कॉन्फ्रेंस में मैं बता रहा था राजेश जी कि मैं पिछला जो मन की बात का कार्यक्रम हुआ वो इटली में मैं एक अलग गांव में था, और वहाँ पर होटल में तभी यहाँ पर 11 बजे मन की बात शुरू हुई, तब वहाँ पर 7:30 बजे थे। मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, हमने वो जो जहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट होता है वहाँ पर आईपैड लगाकर हम मन की बात सुन रहे थे। तो वहाँ पर 1-2 फॉरेनर लोगों ने मुझे मोदी जी को देख के कहा कि दिस इज द इंडिया प्राइम मिनिस्टर। यानी इतने मोदी जी फेमस थे। फिर उनके साथ खत्म होने के बाद मैं बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे पूछा आप क्या देख रहे थे, वो क्या बोल रहे थे। तो मैंने कहा
सारी चीजें हमारे देश के पंतप्रधान के बारे में पूरी दुनिया जानती है और मोदी एट 9 के माध्यम से मैं आपके सामने 3-4 चीजें कहना चाहूंगा जिसका हमें आपकी मदद चाहिए। आज 22-23 पक्ष मिलकर एक साथ मिलकर मोदी को हराना चाहते हैं। वो 22-23 नहीं 52-56 भी हो जाएंगे तो भी मोदी को हरा नहीं सकेंगे, क्योंकि आप सब लोग हमारे साथ हैं। मुझे 2-3 चीज आपके सामने कहना चाहता हूँ। आज पूरे दुनिया में रिसेशन है, पूरे दुनिया में आप पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन यूरोप जैसे देश, फ्रांस जैसा देश, इटली जैसा देश, स्पेन जैसा देश आज मंदाई के खाई में लौटा है, रिसेशन के खाई में लौटा है। वहाँ की इकोनॉमी हार गई है और इस इकोनॉमी को हारने के बावजूद आज अमेरिका भी वही परिस्थिति में है और लंदन भी वही परिस्थिति में है। लेकिन इंडिया की इकोनॉमी आज भी मजबूत स्थिति में इंडिया के सामने खड़ी है और यही डर इन सारे देशों को है जो देश हमको नीचा देखना चाहते थे, आज हिंदुस्तान उनका बाप बन के बैठा है और ये उनके मन में बैठा है। आप देखिए कोरोना का समय आया, कोरोना के समय में पूरे देशों ने हाथ ऊपर किया। हमारे देश के पंतप्रधान ने मेक इन इंडिया में लस बनाई, जो कोविड वैक्सीन दी, हिंदुस्तान के 200 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी। उसके अलावा दुनिया के सदस्यस्थ देशों को भी वैक्सीन देने का काम हमारे भाई है, हम इस देश के नागरिक है, हमारा कर्तव्य है। ऐसे सदस्यस्थ देशों को और 100 करोड़ वैक्सीन देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। हमारे 80 करोड़ लोगों को धान देने का काम 2.5 साल किया, वैक्सीन दिए, धान दिया। उसके बाद हमारे किसानों को उनके खाते में 6,000 रुपया देने का काम किया। हमारी महिलाओं के खाते में जनधन के माध्यम से पैसा देने का काम किया। हमारे युवकों को स्कॉलरशिप के माध्यम से शिक्षा देने का काम किया। टीबीडी के माध्यम से देश को आगे बढ़ाने का काम किया। और उसके बावजूद भी हिंदुस्तान आर्थिक स्थिति में कम नहीं होता। ये जब देखना शुरू हुआ तुमको हमको ऐसे लगता है कि शायद ये 23 पक्ष मिलकर देश को डुबाना चाहते हैं। तो ये 23 पक्ष के पीछे जो ताकत है वो अमेरिका और चाइना की है, वो आपको भूलना नहीं चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि अगर 24 में फिर से एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, तो मोदी जी अगर देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये भारत देश 2029 तक इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनेगा और डॉलर का भाव 1 रुपए के सामने $1 हो जाएगा। ये उनके मन में है, क्योंकि हिंदुस्तान का संकल्प बढ़ रहा है। जीएसटी के माध्यम से 1,80,000 करोड़ पर महीना, 22 लाख 23 लाख करोड़ पर साल, ये किसी ने सोचा न था। जब लोग 5 और 6% का परसेंटेज ऑफ लोग 6% परसेंटेज लोग इनकम टैक्स भरते थे, आज वही 20% के ऊपर चले गए। और ये सारा पैसा कोई मोदी जी के घर नहीं जा रहा है, ये सारा पैसा देश के खजीने में आ रहा है। देश के खजीने के माध्यम से 80 करोड़ लोगों को दान देने का काम हो, कोविड जैसे स्थिति में लोगों के सामने खड़ा रहने का काम हो, हमारे अन्नदाता किसानों को पैसा देने का काम हो, हमारी माता भगिनियों को पैसा देने का काम हो, उनका आर्थिक सक्षमीकरण करने का काम हो, हमारी देश की यंत्र सामग्री को ताकत करने का काम हो, हमारे युद्ध सामग्री को बड़ा करने का काम हो। आप लोग कभी बिलीव नहीं करोगे ये चीज के ऊपर पाठक जी एक दिन मुंबई का सेमिनार लेंगे, आपको सुन के आश्चर्य होगा। साल भर में हम लोग 1.25 लाख 1.5 लाख करोड़ का युद्ध नीति का सामग्री हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। आज हमारे देश में 1 लाख करोड़ का सामग्री देश के अंदर बन रहा है। जो पैसा देश के बाहर जा रहा था वो देश के अंदर आना चालू हो गया। मोदी जी की ये ताकत है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बाद अमेरिका ने हमारे ऊपर बंधन डाले। अमेरिका ने कहा कि पेट्रोल हमसे, डीजल हमसे लेना पड़ेगा। मोदी जी ने कहा कि हम पेट्रोल डीजल रशिया से लेंगे और इंडियन करेंसी में लेंगे। ये पहला सौदा था कि देश के इतिहास में 50 साल में 75 साल में इंडियन करेंसी में डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल खरीदा गया। आज जापान हमारे साथ मिलकर व्यवहार कर रहा है, हम इंडियन रुपीज
का प्रयास है कि एशियन कंट्री की एक नोट बने और उसका नेतृत्व हिंदुस्तान करे। आप सोचिए ये सारी चीजें, आप जैसे छोटे छोटे पत्रकार, मैं आपको छोटा बोलकर आपका अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन आप लोग जिस गली से, जिस शहर से, जिस छोटे गांव से या एक छोटी बस्ती से आप लोग चैनल चलाते हो, अगर आम आदमी को ये बात अगर मालूम पड़ती है और आम आदमी के विचारों में अगर परिवर्तन होता है, तो ये परिवर्तन कोई बड़ा चैनल नहीं कर सकता, वो परिवर्तन आप लोग कर सकते हैं। इसलिए आप यहाँ पर हैं। मुझे आप सभी से विनती है, आप लोगों का 3-4 विषय है जिस विषय के ऊपर मैं हाथ डालने वाला हूँ। आपको मालूम है कि न्यू रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, आप लोगों को दिक्कतें होती है। हम ये सोच रहे हैं कि मुंबई के माध्यम से मुंबई की छोटे पत्रकारों के लिए एक मुंबई भाजपा स्थित आशीष जी के नेतृत्व में एक डेस्क बनाया जाए, जहां पर आपकी समस्या का विवरण हो, निवारण हो और आपकी समस्या को हम छुड़ाने के लिए मदद करें। और आपका रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, आपके दिल्ली के रजिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम हो, आप लोगों की समस्या को छुड़ाने का काम हम करेंगे। तुम और हम, और खास करके मैं और राजेश जी, हम लोग इतने नसीबवान, भाग्यवान हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का न्यूज डिपार्टमेंट का जो खाता चलाते हैं अनुराग जी ठाकुर, वो हमारे प्रभारी हैं। तो मैं तो अनुराग जी को गाड़ी में बैठ के रोज यही बोलते रहता हूँ, अनुराग जी पत्रकारों की ये समस्या है, पत्रकारों की वो समस्या है, उनको छुड़ाना है। लेकिन अनुराग जी के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा, कार्यकर्ता से बना हुआ नेता, कार्यकर्ता से बना हुआ मंत्री कैसा होता है, उसका उत्तम उदाहरण अनुराग जी। मुझे कहते हैं कि प्रसाद, मुझे तू ये समस्या तू रोज कहता है, लेकिन इस समस्या का निवारण करने के लिए हमने अब सब पत्रकारों के साथ मिलकर संवाद करने का हमने ठान लिया है। आप सभी के साथ बात करो, वक्त चला जाएगा, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन 3 महीने बाद हर जिले से, इस महाराष्ट्र के, देश के हर जिले से हर एक की अगर समस्या बाहर आएगी, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि 1 साल में मैं सबकी समस्या छुड़ा पाऊंगा, ना अनुराग जी छुड़ा पाएंगे, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी छुड़ा पाएंगे, लेकिन उसको समस्या को छुड़ाने का अगर मार्ग परिवर्तन में बदलाव हुआ, तो उस समस्या को आज नहीं तो कल छुड़ाने का काम ये मोदी जी की सरकार करेगी, ये मैं आपको वादा करता हूँ। हमारे मित्र पाठक जी ने हमारे ही व्यासपीठ पर आकर हमें बहुत बड़े बोल सुना दिए, लेकिन आपका स्वागत। आप सत्यता का काम करते हो, पत्रकारों का काम है सत्यता के साथ खड़ा रहना। आपने कहा प्रशासन और पुलिस की तरफ से आपको तकलीफ होती है। पाठक जी, आप यहाँ पर उपस्थित हुए, आपने सब मित्रों के सामने कहना चाहता हूँ, जो मित्र यहाँ नहीं आए उनको भी बता देना, दक्षिण मध्य मुंबई में काम करने वाला हर पत्रकार के पीछे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रसाद लाडा के पीछे। आपको पुलिस की समस्या आई, मेरे को फोन करो, आपको प्रशासन की समस्या आई, मुझे फोन करो। पाठक जी, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप प्रशासनिक समस्या और पुलिस समस्या के बारे में मुझे एक लिखित रूप में मेरे साथ एक 4-5 जनों का शिष्टमंडल बनाकर आपकी समस्या को एकत्रित कर मेरे साथ बैठो। आपके यहाँ पर एक एडिशनल सीपी और 2 डीसीपी होते हैं हमारे जिला में, जो जिला के बाहर काम करते, उधर मुंबई का कमिश्नर होगा। आपकी समस्या को लेकर एक 10, 12, 15 लोगों का मुंबई का शिष्टमंडल बनाकर मुंबई के आयुक्तों को लेकर 4 एडिशनल सीपी, 6 एडिशनल सीपी को बुलाकर, डीसीपी को बुलाकर आपकी समस्या का निवारण करके आपको ताकत देने का काम कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम लोग विचार करें। मुंबई में 2 कलेक्टर है, कलेक्टरों के बारे में बात करनी होगी तो दोनों कलेक्टर को एक दिन हम चाय पीने जाएंगे, हमारी समस्या को लेके बैठेंगे। आप लोग व्यासपीठ पर आकर समस्या है करके बता रहे हो, लेकिन जब तक वो समस्या क्या है इसके बारे में मालूम नहीं होगा, तब तक हम उस समस्या को छुड़ा नहीं पाएंगे। शायद पाठक जी आपकी समस्या अलग होगी, अशोक जी की समस्या अलग होगी, राजेश भाई की समस्या कोई अलग होगी, संजय की समस्या कोई अलग होगी, पांडे जी की समस्या कोई अलग होगी, और कभी शायद 10 लोगों की समस्या अलग अलग होगी, लेकिन उसका निवारण एक होगा। उस निवारण को छुड़ाने का काम हम आने वाले 7-8 दिन में करेंगे, ये वादा मैं आपको करता हूँ। हमारी संध्या बहन ने आर्थिक नियोजन का कहा,
दीदी आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है। मैं समझ सकता हूँ, वैसे मैंने मेरे भाषण की शुरुआत में ही कहा कि आर्थिक नियोजन के तब की घड़ी में मैं भी फंसा था, लेकिन एक व्यासपीठ चलाने वाला कार्यकर्ता आज विधायक बनता है, एक बार राज्य मंत्री रहता है, 2 बार विधायक हो जाता है, तो ये इस बुद्धि जो पत्रकारिता से आई थी उसमें से ही आगे बढ़ने का काम होगा। मुंह में जो सरस्वती आई और सरस्वती के कारण लक्ष्मी का प्रस्थान हो गया, उसका कारण भी पत्रकारिता था। आज आपके साथ जिस विषय पे मैं बात कर रहा हूँ, ये सब पत्रकारिता के अभ्यास से, वाचन से ही मेरे सामने आए हुए, और आपकी समस्या को मैं समझता हूँ भाई। आज के बाद हम इस व्यवस्था को भी सुधारने की कोशिश करेंगे, और इस सुधारने की व्यवस्था के लिए मैं आपके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। राज्य का DGIPR हमारे पास है, हमारी सरकार है, अलग अलग माध्यम से अलग अलग चैनलों को, अलग अलग पत्रकारिताओं को हम लोग इस माध्यम से छोटी मोटी ऐडें देते हैं, छोटी मोटी ऐड के माध्यम से उन्हें मदद करते हैं। इस बारे में माननीय देवेंद्र जी ने और माननीय एकनाथ राव जी शिंदे ने एक आगे आने का पहल की है, और उस माध्यम से देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि सभी को इसमें लाभ मिलेगा, लेकिन जो पत्रकारिता का एक क्राइटेरिया डिसाइड होगा, वो क्राइटेरिया के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे कि एक साप्ताहिक अगर निकलता है तो साप्ताहिक का सेल कितना होना चाहिए, वो कितने घर तक पहुंचने चाहिए, उसके मेंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन कितने होने चाहिए, ऑनलाइन यूट्यूबर चलाते हैं तो उसके फॉलोअर कितने होने चाहिए, ऑनलाइन अगर हम लोग ब्लॉगर है तो हमारे फॉलोअर कितने होने चाहिए, हम अगर कोई टीवी चैनल चला रहे हैं तो हमारा व्यूअर फ्लो कितना होना चाहिए, अगर हम अलग तरीके का दैनिक भी चलाते हैं तो हमारा एक क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए, और वो क्राइटेरिया को डिसाइड कर आपको DGIPR में रजिस्टर कर सरकार के माध्यम से आप लोगों को मदद करने की काम की भूमिका इस सरकार ने ली है, और उसे आगे बढ़ाने का काम भी हम करेंगे, और उसकी पहल के लिए कोशिश भी मैं स्वयं मेरे माध्यम से करूंगा, ये वादा मैं आपको करता हूँ। संजय जी ने तो धन्यवाद ही कहा, तो संजय जी मैं भी आपको धन्यवाद कहता हूँ। फिर आपने कहा कि घर दे दो, मुझे वो नाटक याद आ गया कि कोई मुझे घर देगा क्या, घर आपको बताते हुए मुझे बहुत अभिमान महसूस मैं कर रहा हूँ। मैं 2011 में माडा का अध्यक्ष बना, मेरे मित्र यहाँ पर बैठे हैं जो माडा में मुझे कवर करते हैं, उन्होंने तभी से मुझे देखा, और मैं पहला अध्यक्ष था जब लॉटरी सिस्टम में पत्रकारों को रिजर्वेशन करना जरूरी है, ये बात मैंने माडा में रखी। आपको माडा के माध्यम से, सिडको के माध्यम से घरों का भी प्राविधान है, आपका परसेंटेज शायद थोड़ा कम है, उसको बढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा भी हम सरकार से विनती करेंगे कि जिस तरीके से आप लोग स्लम वेंडर को घर देते हो, या अलग लोगों को आप घर के माध्यम से, किसी भी घर के बाहर रहना नहीं चाहिए, हर एक को अपना आवास मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री की भी वो घोषणा है, लाखों करोड़ों घर, माननीय प्रधानमंत्री में मेरे ख्याल से लगभग 22 करोड़ घर बनाने का काम इस देश में किया, तो पत्रकार क्यों वंचित रहे, इसके ऊपर भी हम लोग प्रयास करेंगे, और आगे जाने का काम संजय जी करेंगे। आपके माध्यम से मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ, आए हुए 40-50 लोगों से मेरी एक विनती है, आप सभी लोग, आपके जो मित्र यहाँ नहीं आए हैं, आप हर एक पत्रकार के 3-4 लोगों का ग्रुप होता है, वो ग्रुप में बात करते हैं, ग्रुप में डिस्कशन करते हैं, ग्रुप में न्यूज़ का एक गॉसिप क्रिएट होता है, एक दूसरे को एक दूसरे की न्यूज़ मालूम पड़ती है, और उस न्यूज़ के माध्यम से आप 4-5-7 जन मिलकर एक न्यूज़ चलाते हैं। तो वैसे ही आपके कोई मित्र होंगे तो उसको हमारे साथ जुड़ाने का काम, क्योंकि समस्या सबकी एक है और छुड़ाने वाला भी एक ही। अगर सब हम लोग एक हो जाएंगे तो सबकी समस्या के साथ सबका विकास हम करेंगे, और हमारे विकास के साथ आपका विकास भी हो जाएगा। तो हमको इसके आगे ये भी पहल करनी पड़ेगी कि सभी लोगों को साथ में मिलकर हमको आगे बढ़ने का काम पाठक जी करना पड़ेगा। श्वेता ताई, मैं आपको और पाठक जी को ये जिम्मेदारी देता हूँ। और जैसे राज भाई ने, मेरे मित्र ने कहा कि प्रसाद भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाते नहीं, इसके लिए माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं, राज भाई मैं आपको मित्र बोल रहा हूँ, हमारी गलती, हम नहीं बुलाते थे, लेकिन इसके आगे आप लोगों का, सभी लोगों का, 100-150 लोगों का एक ग्रुप बनाया जाएगा। आप सभी लोग, एक कोई तो भी व्यक्ति इसमें
जिम्मेदारी लो, 50-100 लोगों का नंबर, ईमेल आईडी, यूट्यूब आईडी, ये सभी मेरे कार्यालय के साथ आप शेयर करो। मेरा हर वीडियो, अभी भी मैंने उद्धव ठाकरे के बारे में एक बाइट बनाई है, आप जाते जाते परेश के पास से लेकर जाइए। औरंगजेब के कब्र पर छत्रपति संभाजी नगर में प्रकाश आंबेडकर जी ने जाके दर्शन लिए। प्रकाश आंबेडकर जी क्या करना चाहते उससे मुझे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के साथ उद्धव ठाकरे युति करना चाहते हैं, क्या उद्धव ठाकरे उसका निषेध करेंगे? हमने तो निषेध किया। हमारी भूमिका बड़ी स्पष्ट है, ये हिंदुओं का देश है, हिंदू राजा का देश है। जिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदुस्तान के लिए पानीपत से लेके हिंदुस्तान को पूरा जीत लिया, जिस औरंगजेब ने हमारे हिंदुस्तान को खत्म करने की बात की, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, उस औरंगजेब की कब्र को जाकर अगर हम दर्शन लेते हैं तो हम सभी को उसका निषेध करना चाहिए, फिर वो कोई भी हो। क्या उद्धव ठाकरे उससे बात करना चाहेंगे? क्या 19 तारीख कल शिवसेना का स्थापना दिन है, क्या उद्धव ठाकरे स्टेज पर औरंगजेब की फोटो लगाएंगे? ये भी हम उनसे पूछना चाहते हैं। तो ये इसी तरीके के न्यूज आ गई, हम आपके साथ बुलाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे, आपको बुलाएंगे, आप सभी के साथ आपका सभी का स्वागत करेंगे। और आने वाले समय में सिर्फ 2024 तक, 2024 की लोकसभा भी होगी, 2024 की विधानसभा भी होगी, शायद आने वाले समय में महापालिका के भी चुनाव हो जाएंगे। मुझे मालूम नहीं, कोर्ट में है, नहीं तो आप इमीडिएटली हेडलाइन लगा दो कि प्रसाद लाड ने कहा कि महापालिका चुनाव होगा। कोर्ट का निर्णय आएगा, महापालिका का चुनाव होगा, और आप उस सिर्फ चीज के लिए हमारे साथ नहीं हो। एक बार भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो इस परिवार के माध्यम से चलता है। एक बार आप हमारे परिवार के सदस्य हो गए तो आप हमारे सदस्य। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा, अगर हमारी गलती होती है तो हमारे खिलाफ भी लिखो। मेरे शुरुआत में मैंने कहा कि आप समाज का आईना हो, आप सच्चाई को सच्चाई के माध्यम से, अगर कोई झूठ कहता है तो उसको सच्चाई के माध्यम से लोगों के सामने आने की तरह हमारे सामने रखने का प्रयास करो, जिसका हम स्वागत करेंगे। और जिंदगी भर जब तक हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, तब तक हम करेंगे। मैंने आपको कहा कि कई लोगों को, मुझे मालूम है किसी ने नहीं कहा तो भी कई लोग बोलते हैं पत्रकारिता के माध्यम से हमें ब्लैकमेल करते हैं। वो जो राज भाई आपने जो कहा बात बता, लोगों को ऐसे लगता है जब हम सच कहते हैं तो हम ब्लैकमेल करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि जो सच्चाई आप रखते हो, सच्चाई को ताकत से लोगों के सामने रखो। लोगों को सच्चाई एक बार झूठ लगती है, 2 बार झूठ लगती है, 3 बार झूठ लगती है, लेकिन चौथी बार वो सोचना शुरू कर देता है कि ये सच्चाई बार बार रख रहा है, तो इसकी सच्चाई में कोई तो सच हो। और उसी ताकत से अगर तुम लोग काम करोगे तो आज नहीं तो कल, मैं आपको वादा करता हूँ, आप 50 में से आने वाले साल 2 साल में कम से कम 5 से 10 लोग एक बड़ी पत्रकारिता करते हुए दिखाई दोगे, ये मेरा विश्वास है। हमने क्राइटेरिया की मैंने बात की, आपके कुटुंब के विषय के लिए लेके भी मैंने बात की। मैं चाहता हूँ, अशोक जी ने एक विषय कहा, अशोक जी को मैं कई सालों से जानता हूँ, मैं उनका बहुत आदर करता हूँ, हमेशा मेरे कार्यालय में आते हैं, मेरे साथ संवाद करते हैं। माननीय हमारे नेता प्रवीण जी दरेकर यहाँ पर उपस्थित हुए, मैं प्रवीण जी का मन से स्वागत करता हूँ। तो अशोक जी, आपने पेंशन के बारे में कहा, मैं आपको इस व्यासपीठ के माध्यम से झूठ बोलना नहीं चाहता, लेकिन इस व्यवस्था को कहीं ना कहीं खड़ा करना जरूरी है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, इस विश्वास के साथ मैं आपको एक वचन देना चाहता हूँ कि जो पत्रकारों की, फिर सिर्फ पत्रकार नहीं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो, यूट्यूबर हो, साप्ताहिक लिखने वाला हो, दैनिक लिखने वाला हो, डेली चैनल चलाने वाला हो, जो विषय मैंने आपके सामने रखे, उस सारे विषयों को साथ में लेकर आपको इस समाज से जोड़ने का काम, भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ जोड़ने का काम हम सभी मिलकर करेंगे। और आपको इस जो पहल हमारे
ने शुरू की है, उस पहल को आगे बढ़ाने के लिए मैं विनती करूंगा। मोदी के 9 साल आपके माध्यम से हर गली गली हर घर घर तक पहुंचनी चाहिए, ये भी मैं आपसे विनती करूंगा। हमारे नेता आए यहाँ पर, प्रवीण दरेकर जी आए हैं, उनका मैं मन से स्वागत करूंगा और आप सभी का मैं धन्यवाद कर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय